तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि रो रही होती है और तभी एक नन जो कि उसे आकर चुप करती है और उसी समय वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि इनमें से एक बच्चे को बोलता है कि मैं आज से तुम्हारा पिता हूँ और एक बच्चे को लेकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। सारे बच्चे मिलकर उसे बाय बोलने लगते हैं और तभी नन उन सभी को बोलती है कि तुम सभी ने काफी अच्छा किया और नन काफी सीरियस हो जाती है और वो बोलती है कि तो अब ट्रेनिंग का समय स्टार्ट होती है और उन सभी बच्चों के पास में हम देखते हैं कि एक जो की वेपन होती है और तभी सिस्टर आके उस बच्चे से बोलती है जो कि स्टार्टिंग में रो रही होती है। इस बच्चे का नाम एली होती है। नन एली से बोलती है कि जब भी तू रोने की एक्टिंग करोगी तो तुम अपने नाक को मत बहाना। पेरेंट्स उन बच्चों को कभी पसंद नहीं करते जो कि घिनौना और बंद बुद्धि हो। एली अपना नाक साफ करते हुए नन से बोलती है कि मैं समझ गई और तभी हम देखते हैं फादर को जो कि खिड़की से उन सभी को देख रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि इस तरह की एजुकेशन उनके लिए गिफ्ट है और इन बच्चों को उसी समय हथियार से ट्रेनिंग किया गया जब ये चलने के लायक हो गए थे और इनका पालन पोषण स्पेशल अनुशासकों की तरह होती है और इस वजह से इन बच्चों को पालन पोषण करना काफी एक्सपेंसिव है। फादर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये बच्चे एक कंप्यूटर की तरह है और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे कि इस पर्सन ने वहाँ से ले गया था और ये पर्सन टारगेट का फोटो दिखा के बच्चे से बोलता है कि इसे अच्छे से याद करो, यही हमारा टारगेट है और ये बच्चा उस टारगेट का फोटो देखने लगता है। जिसके बाद ये बच्चा इस पर्सन को बोलता है जो कि अभी फिलहाल में इसका बाप है, वो बोलता है कि फादर हमें एक कार फॉलो कर रही है। जिस पर ये पर्सन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, चुपचाप तुम इस टारगेट को याद करो। जिस पर कि ये बच्चा बोलता है कि हाँ फादर मैंने ऑर्डर को रिसीव कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उनके कार के पीछे एक कार आती है और उन्हें टक्कर मार देती है और जिसकी वजह से इनकी कार काफी दूर जाके गिरती है। कार पलटने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा तो जिंदा होता है लेकिन ये मोटा पर्सन जो कि मर चुका होता है। बच्चा उनकी पल्स को चेक करता है तो देखता है कि वो मर गया है और तभी हम उन्हीं लोग को देखते हैं जो कि इनकी कार को टक्कर मारे थे अपने कार से निकलते उस जगह पे आने लगते हैं और ये देखकर हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि रोने लगता है और वो बोलता है कि मेरी फादर सांस नहीं ले रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। और जिस पर कि पहला पर्सन बोलता है कि डैम इट हमें किसी ने नहीं बताया कि इसके साथ एक बच्चा भी है और क्या हमें इसे भी मार देनी चाहिए। और जिस पर कि दूसरा पर्सन बोलता है कि वैसे भी वो एक बच्चा है, हमें इसे कहीं छोड़ देनी चाहिए। और तभी उस बच्चे के सामने पहला पर्सन आता है, उसे बोलता है बच्चे जाकर तुम क्या ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ में जो कि एक शीशे का टुकड़ा होता है। वो पहला पर्सन कुछ और बोलता है उससे पहले हम देखते हैं उस बच्चे ने उस कांच के टुकड़े को उसी गले में धांस दिया होता है और काफी तेजी से उस पर्सन का उस बच्चे ने गन ले लिया होता है। दूसरा पर्सन कुछ करता है उससे पहले हम देखते हैं कि उस बच्चे ने उसी बंदूक से उस पर्सन को मार देता है जो कि बिल्कुल हेड में लगता है। और जिसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फादर को देखते हैं। फादर बोलते हैं कि ये बच्चे काफी अच्छे हैं और अपने करीबी से स्माइल देते हुए वो बोलते हैं तो क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इम्पॉसिबल है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए एक ब्लेम है। हमारे सभी बच्चों में से इसकी एबिलिटी काफी अच्छी थी, बिल्कुल एक ट्रू वॉरियर की तरह और पर्सनली मैं इसे काफी प्यार भी करता था लेकिन हमने उसे खो दिया। सॉरी मुझे ये कहना चाहिए कि ये बच्चा जो कि गायब हो गया, हमने उसके पता लगाने की काफी कोशिश की। खैर वो अपने पेरेंट्स के बिना अपने पावर को यूज नहीं कर सकता और वो अपने तरफ किसी को भी अटेंशन नहीं करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहा होगा। और जिसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक बच्चे को देखते हैं और जिसके बाद में हमें एक मुक्के को दिखाया जाता है और कोई बोल रहा होता है कि क्या तुम बहरे हो और हम देखते हैं कि वो मुक्का एक लड़के को लगती है और जिसके बाद व्हाइट हुडी वाला लड़का उस लड़के को मारने के बाद बोलता है कि सच में ये वाला मुक्का काफी कस के लगा होगा। हुन्यू क्या मैं सच कह रहा हूँ। हुन्यू जो कि एक मुक्का खाने के बाद कुछ नहीं बोलता तो ये हुडी वाला बंदा उससे पूछता है कि हुन्यू मैं कुछ पूछ रहा हूँ और हुन्यू इस व्हाइट हुडी वाले बंदे पे काफी गुस्सा भी था लेकिन अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए उससे बोलता है कि ये मुक्का काफी जबरदस्त था और इसे मैं 15 पॉइंट्स देता हूँ। और जिस पर कि व्हाइट हुडी वाले बंदे के जितने भी दोस्त होते हैं उसे सब शाबाशी देते हैं। हुन्यू जो कि काफी गुस्से में होता है लेकिन अपने गुस्से को बर्दाश्त करके उसे कुछ भी नहीं बोलता, मन में ही उसे काफी गाली दे रहा होता है। व्हाइट हुडी वाले बंदा हुन्यू को मारने के लिए फिर से तैयार हो ही रहा होता है लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और बोलता है नहीं इस बार मैं मारूंगा और वो हुन्यू से बोलता है कि आखिर मेरा पंच कितने पॉइंट के लायक है। और इधर हम व्हाइट हुडी वाले बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो गाइस हुन्यू वही लड़का जो कि डेडली हाउस से भाग निकला था और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनके डेडली हाउस में 3 स्ट्रिक्ट रूल दिए गए थे जिनमें कि एक ये भी था कि बिना पेरेंट्स से किसी पे भी हाथ नहीं उठाना, जब तक पेरेंट्स नहीं बोलेंगे अपने पावर को यूज मत करना। और जिसके बाद व्हाइट हुडी वाले बंदे इस राउंड कलर हेयर वाले बंदे को बोलता है तो गाइस इसका नाम पार्क सियोन है। तो व्हाइट हुडी वाले बंदा पार्क सियोन को बोलने लगता है कि वो उसे सिर्फ मैं मार सकता हूँ, जिस पर कि पार्क सियोन काफी गुस्सा हो जाता है और उसी पे चिल्लाने लगता है। लेकिन हम व्हाइट हुडी वाले बंदे को देखते हैं जो कि इसी की तरफ बढ़ रहा होता है और को अभी गुस्से में होता है। जिसके बाद हम हुन्यू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इन सभी कमीने को तो मैं काफी इजीली पीट सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं व्हाइट हुडी वाले बंदे को जो कि सियोन के पास आता है और उसे बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो और सियोन को वो एक झाप मार देता है और उससे बोलता है
आखिर तुम इतने हिम्मत वाले क्यों बन रहे हो? जब तुम जानते हो कि उससे मैं पीटता हूँ तो आखिर तुम हीरो बनने क्यों आए हो? और हम देखते हैं कि पार्क सियोन को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा फिस्ट का पॉइंट 1.5 लाख है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब्रोना पढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति के कंपटीशन में तुम्हारा फिजिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो गाइस व्हाइट हुडी वाले बंदे का नाम जोसेफ है, तो सियोन जोसेफ का काफी तारीफ करने लगता है। कुछ देर बाद जोसेफ वहाँ से जाने लगता है और वो सियोन से बोलता है कि तुम मेरे लिए सिगरेट लेके आओगे, जिस पर कि सियोन बोलता है कि हाँ मैं कुछ देर बाद में आ जाऊंगा। और जिसके बाद सियोन व्हाइट हुडी वाले बंदे को जोसेफ करके पुकारता है, उसे बोलता है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा। और जिसके बाद हम होन्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि सच में मैं इन सभी को काफी इजीली नॉकआउट कर दूंगा। और जिसके बाद सियोन होन्यू गले दबाने लगता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे थे। होन्यू जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है, उसे मन में काफी गाली दे रहा होता है और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। होन्यू सियोन को देखकर कुछ देर तक खामोश रहता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सियोन को जो कि वहाँ पर कुछ खा रहा होता है और होन्यू से बोलता है कि यहाँ का जो भी बिल बनेगा वो तुम्हें पे करना होगा, क्योंकि मैं जोसेफ का काम करते करते मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। हम देखते हैं कि ना चाहते हुए होन्यू को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन होन्यू मन ही मन काफी गाली दे रहा होता है। और जिसके बाद सियोन अपना मुंह पोंछते हुए होन्यू से बोलता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें मेरा बिल पे करने से तुम्हारा पैसे की बर्बादी हो रही है। होन्यू घबराते हुए बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सियोन होन्यू से बोलता है कि ये दुकान तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है, जिस पर कि होन्यू सियोन से बता देता है कि ये मेरी माँ की दुकान है। और जिसके बाद हम होन्यू की माँ को देखते हैं जो कि सियोन के लिए कुछ और लेके आ रही होती है और उसे बोलते हैं कि अगर तुम होन्यू की दोस्त हो तो तुम कुछ भी खा सकते हो। और जिसके बाद सियोन होन्यू से बोलता है कि इसीलिए इस शॉप का नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है। और जिसके बाद में हम होन्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं अब तक अपने दुकान को छुपाने में कामयाब रहा उन सभी लोगों में से जिन्हें मैं अब तक जानता हूँ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस जैसे व्यक्ति के झांसे में आ गया। और हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी मजे से खा रहा होता है। और जिसके बाद सियोन होन्यू की माँ को बोलता है कि तो अब मैं एक अजनबी की तरह बात नहीं कर सकता। और इधर हम होन्यू को देखते हैं जो कि अपने पेन का नीडल को निकालते हुए सियोन पे हमला करने के लिए रेडी होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरे माँ के साथ क्या करने वाला है। और होन्यू काफी सीरियस हो गया होता है। और इधर हम देखते हैं कि सियोन ने अपने सर को नीचे किया होता है और उधर होन्यू उस पर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी सियोन कुछ बोलता है और सियोन होन्यू की माँ से बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहले आपको नमस्कार नहीं किया, मैं होन्यू का दोस्त हूँ, मेरा नाम पार्क सियोन है। हम होन्यू को देखते हैं जो कि अपना हमले को रोक दिया होता है। इसके बाद सियोन बोलता है कि मुझे पहले अंदाजा हो गया था कि आपका शॉप का नाम होन्यू से मिलता जुलता था। और जिस पर होन्यू की माँ सियोन से बोलती है कि लेकिन होन्यू जो कि नहीं मानता, जिस पर कि सियोन बोलता है कि होन्यू तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है और वो तुम्हारे लिए काफी मेहनत भी करती है, इसीलिए तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। और तभी होन्यू सियोन के सामने आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ हमें कभी जल्दी निकलना है क्योंकि हमारे दोस्त हमारे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन होन्यू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे यहाँ थोड़ी देर तक और रुकने दिया तो मुझे पता नहीं ये क्या कर देगा। और जिसके बाद में हम होन्यू की माँ को देखते हैं जो कि होन्यू की बात सुनने के बाद वो बोलती है क्या सच में। तो हम देखते हैं कि होन्यू की माँ उनके लिए कुछ पार्सल को पैक कर देती है और बोलती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के खा लेना। होन्यू जो कि अपनी माँ से चिल्ला के बोल रहा होता है कि माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम इतनी चीजें फ्री में कैसे दे सकती हो और हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। जिस पर होन्यू की माँ होन्यू से बोलती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मुझे किसी और बेचने की जरूरत नहीं है, आज के लिए बस काफी है। और हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी खुश होता है और वो होन्यू की माँ से बोलता है कि ये काफी ज्यादा है, क्या ये ठीक रहेगा और क्या आप ये फ्री में कैसे दे सकती हैं। जिस पर होन्यू की माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकते हो। और होन्यू की माँ बोलती है कि होन्यू के दोस्त मेरे बच्चे की तरह है। और होन्यू जो कि अभी भी बोल रहा होता है कि माँ आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उन्हें ये चीजें मत दो। और होन्यू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि माँ तुम जैसा सोचती हो ये लोग वैसा नहीं सोचते। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि होन्यू की माँ को बोलता है कि तो ठीक है आंटी मैं चलता हूँ और मैं इस खाने को काफी एंजॉय करूंगा। और जिसके बाद होन्यू सियोन को रोकते हुए सियोन से बोलता है कि प्लीज मुझ पर एक एहसान करना, किसी को भी मेरी दुकान की लोकेशन क्यों नहीं बताना। इसके बाद सियोन वहाँ से जाने लगता है और होन्यू से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वो होन्यू की माँ को भी बोलता है कि आंटी मैं चलता हूँ। होन्यू की माँ सियोन से बोलती है कि अगली बार जब आओगे तो अपने दोस्तों को लेकर आना। सियोन होन्यू की माँ को बोलता है कि आंटी जरूर, मैं अगली बार आऊंगा तो अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा। इधर हम होन्यू को देखते हैं जो कि सियोन के जाने के बाद अपनी माँ से काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया। और होन्यू अपनी माँ से चिल्ला कर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा एक्ट मत करना कि तुम मुझे जानती हो, तो अगर तुमने ऐसा क्यों किया। होन्यू अपनी माँ पर चिल्ला तो रहा होता है लेकिन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपनी माँ पर इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ। और जिसके बाद होन्यू की माँ होन्यू से बोलती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को पहली बार देखी इसीलिए मैं काफी खुश हो गई। और जिसके बाद होन्यू की माँ होन्यू से माफी मांगने लगती है। होन्यू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो मुझसे माफी क्यों मांग रही है। और होन्यू की माँ होन्यू से बोलती है कि
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ में खुश रहो, और फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। हुन्नू काफी गुस्से में होता है, अपने मन में बोल रहा होता है कि माँ प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कटोरे में जिसमें भी खाना रखा होता है, उसमें कोई अपना रुमाल फेंक देता है और जिसके सामने की हुन्नू बैठा होता है, कोई उस खाने से रुमाल निकालता है और हुन्नू से बोलता है कि आखिर ये क्या है। और हम जोसेफ को देखते हैं जो कि उस खाने में से रुमाल को निकाल रहा होता है, और जोसेफ हुन्नू से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ नहीं बनाई है, तो आखिर ये सब क्या है, क्या तेरी माँ ये सब बेचती है, और क्या ये कोई कपड़ा नहीं है, और आखिर तुम्हारी माँ ऐसे कैसे बना सकती है, क्यों इतना भी ध्यान नहीं रख सकती। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ ने उस कपड़े को हुन्नू के गले में लग देता है और जोसेफ हुन्नू के गाल पे उस रुमाल को रगड़ने लगता है, और हुन्नू से जोसेफ बोलता है कि मैं इस खाने को ऐसा नहीं खा सकता, तो मैं इसे रिफंड चाहता हूँ, ये शायद मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना पड़ेगा और मैं वहाँ पे कहूँगा कि मैं हुन्नू का दोस्त हूँ। और इस वक्त हुन्नू काफी गुस्से में होता है और वो पार्क शेर को काफी गाली दे रहा होता है कि तुम गद्दार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम हुन्नू को देखते हैं जो कि जोसेफ से बोलता है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं। और जिसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और वो हुन्नू से बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, ये सब बस एक मजाक है। जिसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो कि उस खाने को हुन्नू के ऊपर ही डाल देता है और वो हुन्नू से बोलता है कि, और जिसके बाद में हम देखते हैं हुन्नू को जो कि अपने पेन को रेडी कर लिया होता है, और जैसे ही जोसेफ उसकी तरफ देखता है लेकिन काफी तेजी के साथ में हुन्नू ने अपने पेन को जोसेफ के गले में मारने वाला होता है। तभी उसे कुछ बातें याद आती है उसकी माँ की, और जहाँ पर कि उसकी माँ ने उसे बोली होती कि तुम अपने दोस्तों के साथ रहो और खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो तो मुझे माफ करना। और इधर हम देखते हैं कि हुन्नू ने अपने पेन को रोक लिया होता है, जिस बात से हम देखते हैं कि जोसेफ को काफी गुस्सा आ गया होता है। हुन्नू जो कि अभी काफी कांप रहा होता है, जोसेफ जो कि इस वक्त काफी गुस्सा हो गया होता है और हुन्नू को गाली देते हुए बोलता है कि गधे आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी औकात इतनी हो गई। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो कि स्कूल आता है और वो देखता है कि पूरी स्कूल काफी शांत लग रही होती है और वहाँ पे पुलिस भी आई होती है। और जिसके बाद हमें हुन्नू के चश्मे को दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ होती है, और जिसके बाद हमें नरेटर बताता है कि हुन्नू को काफी ज्यादा मारा गया, उसे उस दिन काफी ज्यादा पीटा गया था और उसे इतना पीटा जाता था कि वो बार बार बेहोश हो जाता था, लेकिन दर्द के कारण वो जाग जाता था और उसे फिर से पीटा जाता था। हुन्नू ने जोसेफ के गैंग से उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन लोगों ने रुकने का नाम नहीं लिया, उसे भी सिर्फ उसे पीटते रहे जब तक कि उनका मन नहीं भरा। उन लोगों ने उसे काफी पीटा और क्लास से कोई भी लोग उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं आया। हुन्नू खुद को बचाने के लिए स्कूल की खिड़की से गिर जाता है, और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा तो ये काफी अच्छा आइडिया है। और हम देखते हैं कि जोसेफ अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि तुमसे भी ये मान लेना कि हुन्नू के साथ खेलते समय उसे धक्का दे दिया, और क्या मैं जो भी बोला वो तुम लोग समझ गए। जोसेफ के दोस्त जोसेफ से बोलते हैं कि लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया, जिस पर जोसेफ उन सभी से बोलता है कि ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मैंने अपने पिताजी से बात कर लिया है, कोरिया में उनके पास एक अच्छा लॉयर है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम सभी जल्दी छूट जाओगे। और क्योंकि मुझे 1 साल के लिए रोक दिया गया, इसीलिए मैं तुम सभी से मेरी हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम सभी को वहाँ जाने के बाद यही बोलना कि हमने खेलते समय उसे धक्का दे दिया था, क्या तुम सभी समझ गए। जोसेफ के दोस्त बोलते हैं हम समझ गए, लेकिन हम पर अभी भी डैमेज हर्जना के मुकदमा चल सकती है। जोसेफ उन सभी से बोलता है कि इस चीज की चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है और टेंशन मत लो, मुकदमा होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और जोसेफ एक क्रीपी से स्माइल देता है और बोलता है कि जब तक मुकदमा दायर करने वाला नहीं है तब तक हमें कोई भी टेंशन नहीं है। जोसेफ के दोस्त अभी भी हिचकिचा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि लेकिन हम देखते हैं जोसेफ ने एक बैग पे लात मारता है, उसमें काफी सारे पैसे होते हैं। और जिसके बाद जोसेफ उन सभी से पूछता है कि आखिर हुन्नू कहाँ पर रहता है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम हुन्नू की माँ को देखते हैं जो कि हुन्नू की ऐसी हालत होने पर वो काफी दुखी होती है और एक कमरे में बिल्कुल अकेली मायूस बैठी होती है। तो अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और उसी बिल्डिंग में हम जोसेफ और उसके साथियों को देखते हैं, और जोसेफ और उनके साथियों लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं और लिफ्ट के आने के इंतजार कर रहे होते हैं। जोसेफ के साथी बोलता है कि आखिर लिफ्ट 5वीं मंजिल से नीचे क्यों नहीं आ रही है, जिसमें कि जोसेफ बोलता है कि उन सबको छोड़ो, हमें सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही 5वीं मंजिल पर जोसेफ और उनके साथ ये पहुंचते हैं तो वो सभी देखते हैं कि 5वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुला होता है, क्योंकि किसी ने लिफ्ट के दरवाजे के बीच में गैस कैन को रख दिया होता है। जोसेफ काफी गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि आखिर किस कमीने ने ऐसा किया होगा। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पे सीढ़ी पे बैठा होता है जो कि उन्हीं लोग का इंतजार कर रहा होता है, और वो होटी वाला पर्सन जोसेफ से बोलता है कि तुम सभी काफी लेट हो। और जैसे ही जोसेफ ऊपर की तरफ देखता है तो सीढ़ी पर कोई और नहीं बल्कि पार्क सियोन बैठा होता है। सियोन जोसेफ से बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे काफी इंतजार करवाया। और जिस वक्त जोसेफ सियोन से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जोसेफ का दोस्त जो कि सियोन से बोलता है कि तुम काफी सही समय पे आए हो, क्योंकि अब हमारा काम और भी आसान होने वाला है। और जिसके बाद सियोन वहाँ से उठने लगता है और वो उन सभी से बोलता
बोलता है कि मैं तुम सभी को सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा जिसे कि तुम लोगों को शॉर्ट में बताना होगा। आखिर तुम लोगों को सियोन के शॉप के बारे में किसने बताया, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट शॉप था। हम जोसेफ को देखते जो कि अपना मास्क उतारने लगता है और वो बोलता है कि तो इसी बात है। और जोसेफ सियोन से पूछता है कि मैं क्यूरियस था कि आखिर तुम मेरे सिगरेट क्यों नहीं लाए, लेकिन तुम तो पड़ोस के बच्चों के साथ में खाना खाने में व्यस्त थे। और जिसके बाद सियोन जोसेफ से पूछता है कि आखिर तुम और क्या जानते हो, जिस पर कि जोसेफ बोलता है कि हाँ मैंने और ये भी देखा कि हुनियो अपने शॉप के बाहर अपनी माँ से बहस कर रहा था। हम सियोन को देखते जो कि उठ के उनके सामने आने लगता है और वो बोलता है कि वो लड़का उस समय मेरी वजह से उससे बहस कर रहा था। और सियोन जोसेफ से पूछता है कि तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल पूछो, इससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका जवाब काफी केयरफुली देना होगा। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जिसके बाद जोसेफ बोलता है कि ये ऑब्वियस है कि हम होनियो की माँ को देखने आए जो कि हमारे पर केस लगाकर काफी चैन की नींद सो रही है। और हाँ ये काफी परफेक्ट समय है, मैं तुम्हें कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम काफी अनॉयड बिहेव कर रहे थे और तुम्हें क्या लगा कि मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगा। तुम सिर्फ उसे धमकाने का नाटक कर रहे थे, बल्कि तुम उस मास्टर कमीने होनियो की मदद कर रहे थे और तुमने उस पूरे टाइम में मुझे काफी बेवकूफ समझ रहे होगे। जिसके बाद में हम जोसेफ को देखते हैं जो कि अपनी क्रीपी स्माइल के साथ में अपने बेड को रेडी कर लेता है। और जिसके बाद में हम सियोन को देखते हैं जो कि उस गैस कैन को पकड़ता है और वो बोलता है कि तो ये मेरे लिए काफी पर्याप्त है। जोसेफ जो कि सियोन को गाली देते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं सियोन को जो कि उस गैस कैन को ढक्कन को खोल देता है और जिसके कारण वहाँ पर काफी धुआं फैल जाती है। और हम देखते हैं कि जोसेफ और उनके साथियों के चारों तरफ काफी गैस फैल रहा होता है, जिसके कारण से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जोसेफ काफी गुस्सा हो गया होता है और सियोन को गाली दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या कि तुम किधर छुप के बैठी हो, तुम मेरे सामने आओ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जोसेफ के एक दोस्त के मुंह पे और गैस के नाके लगता है जो कि सियोन ने मारा होता है और जिसके कारण जोसेफ का दोस्त और जोसेफ काफी दूर जाके गिरते हैं। जोसेफ काफी गुस्सा हो गया होता है, वो देखता है कि सियोन ने उसके साथियों को मार रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि जोसेफ काफी गुस्से से सियोन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक को गैस कैन से सियोन ने रोक लिया होता है। और हम सियोन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उस गैस कैन का डायरेक्शन को चेंज करता है और वो जोसेफ के पैर को काफी कस के मार देता है। और तभी हम जोसेफ को देखते हैं जैसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और उधर से काफी चिल्लाने लगता है, वो तड़पने लगता है आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और जिसके बाद सियोन जोसेफ से बताता है कि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म हड्डी के ऊपर की मोटाटार्सल हड्डियां है जो कि टूट गई है और अब तुम चल नहीं पाओगे। हम जोसेफ को देखते जो कि काफी घबरा गया होता है और वो बोल रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और जिसके बाद सुनियो बोलता है कि बच्चों पे लगाई गई हुई 3 रूल्स, जिनमें की पहला है कि अपने माता पिता की हर बात मानना और दूसरा रूल ये है कि और जिसके बाद और जोसेफ को एक मुक्का मारता है। जोसेफ मुंह के बल काफी तेजी से जमीन पे गिरता है। दूसरा रूल बताता है कि अपनी माता पिता के परमिशन के बिना तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते हो। तो गाइस आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको भी ये लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग वाला लड़का है, लेकिन नहीं। और वैसे भी आगे आप सभी को सब मालूम चल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। हम जोसेफ के दोस्तों को देखते हैं जो कि जोसेफ की ऐसी भी टाइप देखकर सियोन से पूछते हैं कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। और जिसके बाद हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और सियोन से गिड़गिड़ा के बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, लेकिन सियोन का मूड तो अभी रूल समझाने में होता है। सियोन तीसरा रूल बोलता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। सियोन बोलता है कि अगर तुम्हारे माता पिता की सुरक्षा काफी ज्यादा खतरे में है तो उस स्थिति में तुम उन 2 रूल को भूल सकते हो। और इतना कहने के बाद सियोन ने जोसेफ की एक अंगुली को तोड़ दिया होता है और जिससे जोसेफ को काफी दर्द होती है और चिल्लाने लगता है। सियोन होनियो की माँ की वो बात याद आता है जहाँ पर कि होनियो की माँ उसे बोली थी कि होनियो के दोस्त मेरे बच्चे की तरह है। और सियोन काफी गुस्से में लग रहा होता है और वो जोसेफ लात रखते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने मेरी माँ को धमकी दी है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम सभी को कुचल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सियोन ने जोसेफ को काफी ज्यादा मारने लगता है और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डेडली मेडिसिन का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर कि पादरी के रूम में नन आई होती है और वो पादरी से पूछते है कि कोरिया से एक कॉल आया है और जिस पर कि पादरी नन से पूछते है कि आखिर वो कौन है। नन पादरी से पूछती है कि ये काम व्हाइट टाइगर का है और जिसके बाद पादरी उस कॉल को लेते हैं और फोन पे जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को डायरेक्टर बोल रहा होता है। डायरेक्टर पादरी से पूछता है कि लगता है कि हमने उसे ढूंढ लिया, डेड मेंशन का खोया हुआ लेजेंड जो कि कोरिया में रहता है और उसका कोड नेम सियोन है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और डी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।